आपके सामने अहम खबरें। शहर इक़्तिदार में 2034 के प्लान की गूंज है। तहरीक इंसाफ कहाँ है, खान का नहले पे दहला क्या होगा, प्लानिंग क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत की तैयारियां और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो साजिश है उसका तोड़ क्या निकाला जा रहा है। वफाक में बजट पास करने के लिए पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल किया, वजारतें मांगी। और मरियम नवाज के भारतीय न्यूज चैनल पर चर्चे क्यों हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। नून लीग तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को एक दफा फिर सारे एक्टिव पार्टी शुरू होने जा रही है। ये मामला भी आपके सामने रखना। और आफिया सिद्दीकी को वापस लाने में एस्टेब्लिशमेंट शहबाज हुकूमत ने साफ साफ इनकार करके अदालत को बता दिया। आज बिजली गैस के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां हैं, आवाम को बहुत बड़ा झटका लगने लगा है। ईरान इसराइल की जंग दोबारा शुरू होना, तीसरे मुल्क की एंट्री। और इसमें ईरान ने चीन और पाकिस्तान से JF थंडर उनका दिफाई निजाम और जंग की अब हफ्तों बाद ईरानी चीफ की फील्ड मार्शल पाकिस्तान से अहम राब्ता। ईरान में नेतन्याहू के खिलाफ फतवा भी और नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुजाहरे। रजीम चेंज ऑपरेशन उल्टा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप का जो सालिस ममालिक है उनको पैगाम। ये बड़े अहम मामला। ईरान के मामला से पहले आपको तफसील थोड़ी बतानी बड़ी जरूरी है। जो ताज़ा तरीन खबरें हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में करने की कोशिश उल्टा इसराइल के अपने गले पड़ गई। पहले तो उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ और ये इस्तीफा दें, हुकूमत से निकले वहाँ पर नेतन्याहू। और दो न्यूक्लियर ममालिक ने चूंकि एक न्यूक्लियर रुकन मुल्क पर पहली दफा नाकाम तारीख में हमला किया। ये 11 दिन की जंग इंतहाई महंगी इसराइल को पड़ी। अब जो जंग के नुकसानात सामने आए वो आपकी सोच से ज्यादा ये मीडिया में छुपाने के बावजूद मालूमात आ रही हैं। खुद इसराइली अखबारात लिख रहे हैं ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की रजीम बदलने की कोशिश थी और सरकारी सतह पर अब ईरान में नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन करार दिया गया, फतवा बाकायदा जारी हुआ है। और जहां ईरान में आयतुल्लाह की हिफाजत के लिए खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम है, अब नेतन्याहू की गैर मामूली सिक्योरिटी के गैर मामूली हिफाजत इंतजाम। और ईरान ने इसमें बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि जंग होगी, खतरनाक मामला में अब तुर्की और पाकिस्तान भी इस दफा शामिल होंगे। कुछ बड़े अहम सबूत सामने आए हैं और उसकी वजह जो इसराइल का जो नुकसान हुआ, देखिए ईरान का नुकसान तो सबके सामने है। वहां जो गद्दारों के साथ सलूक हुआ और जो गद्दारी में नुकसान है वो भी आप सबको पता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अमेरिका में भी हाई लेवल पर गद्दारी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इकरार किया कि अमेरिकी हमलों से पहले वो मालूमात, तमाम खुफिया मालूमात ईरान तक कैसे पहुंची, जिनके जरिए पहुंची उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी ईरानी इंटेलिजेंस में पीछे नहीं रही। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान नजर आपको आ रहे हैं ना कि ईरान पर पाबंदियां नरम कर रहे हैं ताकि वो अपना तेल फरोख्त करें, काम करें, उसके पीछे बहुत बड़ी वजूहात है। अमीर कतर के जरिए ये ओमान में दोबारा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब ईरान ने उसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है कि जब तक हमलों की धमकियां बंद नहीं करेंगे, हमले नहीं धमकियां, और यूरेनियम अफसोदा करने की इंटरनेशनल इजाजत नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और जो भी इनका तहकीकी प्रोग्राम है उसके लिए न्यूक्लियर मवाद है, उस तक कोई रसाई नहीं दी जाएगी अगर मेज पर बैठना है। और ये भी इंटरनेशनल ऐलान करने पड़ेंगे। और ये सारा मामला खुल गया। ये जो डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी का सेहरा अपने माथे पर सजाना चाह रहा था, असल में इसने इसराइल को कैसे बचाया, फेस सेविंग भी दी, उनको नुकसान क्या हुआ। ईरान ने जो अपने एटमी साइंसदानों की शहादतों का बदला लिया। देखिए ईरान की जो एटमी साइंसदान उनकी शहादत तो सबको पता है। इसराइल ने बताओ खबरें सारी दबा ली। कुछ अहम साइंसदान तो उन्होंने मुझसे फरार करा दिए, महफूज मकामात पर ट्रांसफर किए। जो पीछे मारे गए वो नहीं बताए। और ये बड़ी खबर इसराइल के अपने अखबारात दावा कर रहे हैं। और उसमें इसराइल का देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का शाहकार सबसे बड़ा इदारा वेज़मैन इंस्टीट्यूट जो तबाह हुआ, उसकी अब मालूमात जो सामने आई, ये इतना बड़ा इदारा था कि इसकी तबाही का अंदाजा अब हो रहा है। इसराइल 70 साल दिफा में और साइंस में पीछे चला गया। ये दुनिया का छठा बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट था। और इसराइल के दिफा में यानी इनकी जो एयरफोर्स की जिद्दत है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको नजर भी आई, जिसके इसमें इसका बड़ा अहम किरदार था। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में, अमेरिका के खलाई प्रोग्राम में ताउन करने में, यूनिवर्सिटियों तक, रिसर्च तक, ये इदारा अब आप वहाँ देखिए इसकी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद, वहाँ कुछ भी नहीं बचा। और ईरान ने जो अपने एटमी साइंसदानों का ये बदला इस लिहाज से लिया, आप गूगल पर जाकर जरा इसकी रिसर्च करें, आपको अंदाजा हो। यहाँ पर 2500 के करीब साइंसदान और PhD डॉक्टर्स, दुनिया के बड़े बड़े दिमाग इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। और वो काम भी किस में करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एरोस्पेस में, केमिकल हथियारों में, फिजिक्स में जो मास्टर्स थे। यहाँ पर साल की रिसर्च थी, तैयारी थी, मवाद था। डॉलरों में जो नुकसान बताया जा रहा है, $5 अरब का नुकसान हुआ है। ईरान की जंग में टोटल 11 अरब का नुकसान है, याद रखें। इसराइल की सिर्फ ये एक बिल्डिंग $5 अरब की, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो $3.5 अरब बताया जा रहा है। ये इतना हाईटेक आलात लगाए गए थे। साल की इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ, नासा के साथ मिलकर जो रिसर्च थी वो सारी की सारी उड़ गई। अब इसराइल के अखबारात ये दावा कर रहे हैं कि इस हमले ने इसराइल को दहाइयों पीछे कर दिया है और दिफाई निज़ाम इसे रोकने में बुरी तरह नाकाम हुआ। ईरान ने देखे कैसे किया कि पहले ड्रोन हमले किए थे, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे, जो इसराइल के जो डोम को, डेविड स्लिंग को, आयरन डोम को क्रॉस करके निकले। अब उसको रोकने में आपको पता है 11 मिनट लगते थे। 11 मिनट की जो इंटरसेप्टर का मामला था, फिर मिसाइल आता था, ये दौरानिया तकरीबन 11 मिनट ही बनता था। ईरान ने इस दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल मार दिए थे, जो इस डायरेक्ट बिल्डिंग को जाके लगे। और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो साइंसदान थे, जिनके बारे में अब इसराइल में दावा किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया में खबरें वहाँ दी नहीं जाती, सेंसरशिप आपको पता है किस लेवल की है। और कहा जा रही है जो 28 हलाकतें इसराइल ने बताई, ये सेंसरशिप की वजह से हैं। जो असल हलाकतें हैं वो उन्होंने छुपा ली। और यहाँ पर वजह क्या थी कि फ़लस्तीन के कुछ ऐसे रहनुमा जो इसराइल के हामी थे वो भी छुपे हुए थे, जिसकी वजह से हालातों को सामने नहीं ला सके। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा यहाँ का विजिट किया था और कहा था एक तालीमी इदारा था, और कुछ भी नहीं था। लेकिन अब उसकी तफसीलात आई कि ये इनके दिफा को 1934 से पहले इससे बड़ा 91 साल की तारीख में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जो तारीख ईरान ने इनकी मिटा दी।
अब ये खबरें ज़ाहिर है मंजर आम पर नहीं आई, किसी बड़े इदारे ने आपके सामने कभी भी नहीं रखी, लेकिन ये वजह थी कि इसराइल जैसा ताकतवर मुल्क, जिसे अमेरिका कह रहा था, आप सुने उनकी स्टेटमेंट कि वो हमसे अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर है, वो मुज़ाकरात में मजबूर हुआ। ये जो ईरान को दावत दी जा रही है ना मुज़ाकरात के टेबल पे आने की, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन्हें ईरान की इंटेलिजेंस का, ईरान की दिफा का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया। ईरान के कौमी सलामती के इजलास में उस वक्त फैसला हुआ था कि अयतुल्लाह अली खमनाई को निशाना बनाएंगे, ये इसराइल रजीम चेंज करेंगे, लेकिन ईरान ने जो ताबड़तोड़ हमले किए और ख़ासतौर पर जो B-52 बमबारी के बाद अल हदीद एयरबेस पर हुआ, उससे अंदाज़ा हो गया कि ये कौम पीछे नहीं हटेगी। अगर निशाना बनाया गया अली खमनाई साहब तो फिर ये जंग अमेरिका तक फैल जाएगी। और अभी तो देखें जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो ईरान अब चीन से JS थंडर जो पाकिस्तान को दिए थे चीन ने, वो और 7 पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम, उसके लिए ईरानी चीफ की आज फील्ड मार्शल से भी फ़ोन पर बातचीत हुई है। और मेरे ख्याल में ये मेरी ज़ाती तज्जिया है, खबर नहीं है कि पायलट्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि ईरान ने अभी चीन से फ़िज़ाई निज़ाम जो HQ-116 जो लिया 16, ये रूस के S-400 मिसाइल की तरह एक दिफाई निज़ाम है। अब चीन के मिसाइल जहाज़ दिफाई निज़ाम दुनिया में आपको पता नंबर 1 माने जाते हैं, वो हमने देख भी लिए हैं। तो ईरान की अगर फ़िज़ाई दिफा की सलाहियत मुकम्मल होगी तो फिर उसके बाद इनके लिए मामला अमेरिका के लिए मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका ने अपनी प्रॉक्सी ISIS को मैदान में उतारा है, जो ईरान के इसराइल पर हमलों को मुसलमानों के खिलाफ कह रहे हैं, मसले की कार्ड खेलते हुए कह रहे हैं कि हम ईरान के हामी नहीं, एक तरफ यहूदी है एक तरफ ईरानी है, मतलब ये ना मुसलमान भी तस्लीम करने से इनकार कर। लेकिन बहरहाल दुनिया भर के मुसलमान जानते हैं कि क्या मामला है। अमेरिका इन्हें इस्तेमाल करना चाह रहा है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ा जो वारदात है वो बिल्कुल 9/11 की तर्ज पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वहाँ अमेरिका में करने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा दबाव है। उसे कहा जा रहा है तुम ईरान को क्यों ये सब कुछ ऑफर कर रहे हो, मुज़ाकरात की खबरें कैसे लीक हो रही हैं, ये सब मामला क्या। और डोनाल्ड ट्रंप से भी वहाँ अमेरिकी खुश नहीं है। अब इसीलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के 9/11 की तरह अमेरिका के अंदर, ताकि ईरान पे दबाव डाला जाए और अमेरिका को घसीट के जंग में लाया जाए। और ये होगा, ये देखें मामला रुकेगा नहीं, ये याद रखें। ये जंग बंदी ज़्यादा अरसा नहीं रह सकती, तमाम माहिरीन इस पर मुतफिक हैं। ईरान के सबसे हायर लेवल पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अब्दुल रहमान मुसवी ने बात की कि अब जो अगली जंग हम पर मुसल्लत की जाएगी हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इस जंग में तुर्की और चीन की शमूलियत, वो शमूलियत मेरे ख्याल में तो पायलट्स के हवाले से कह रहे थे, और तुर्की की अब जो है वो ज़ाहिर प्रॉक्सी के हवाले से होगी। इसमें हिंदुस्तान का हमला भी सितंबर में जो है वो पाकिस्तान पर मोदी सरकार का जो अपनी फौज के साथ तनाव बढ़ चुका है, तो ये हालात में बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आने वाली है। और यही शायद वो तब्दीली की फ़ज़ा है जिसके असरात पाकिस्तान में आपको नजर आएंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कोई बड़ा वाक़या हो। तो मुझे यही लग रहा है अभी सिंध ताश का भारत के पास बहुत बड़ा हथियार है, जो मानसून की बारिशों के सीजन में आपको पता बड़े पैमाने पर भारत स्पिलवेज अगर खुदा न खासा खुलता है तो बड़ा नुकसान होगा उससे भी। इस वक्त पाकिस्तान में तो आपको पता है जो निज़ाम बदलने की कोशिश है, जिसमें आपको पता है पूरे निज़ाम को अपने कंट्रोल में लाने की हर आमिर, हर डिक्टेटर ने थ्रू आउट 78 साल की तारीख में ये किया। पाकिस्तान को एक मुकम्मल तौर पर जंगल बनाया, जिसमें जंगल का बादशाह अपनी मर्जी से जो गए, घास खाए, जानवर खाए, गोश्त खाए, जो मर्जी खाए। तो पाकिस्तान की आवाम को भी खाने का एक मंसूबा, ये 2034 तक रहने का। और ये सब मजे की बात है, हर डिक्टेटर ने ऐसी 10-10 साल के मंसूबे बनाए। अब असेंबली की मुद्दत को 10 साल बनाने का सदारती निज़ाम लगा के सदर मुंतखब हो के, फिर उसके बाद उस पर मैं स्पेशल एपिसोड आपके सामने रखूंगा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ इनकी मुकम्मल ज़िंदगी पे आपको समझाने के लिए, क्योंकि बड़ा अहम मामला है। बहरहाल अभी जो पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग कर रही थी, आपको पता है, जो बजट पास करने की शराइत में वफाक पे वजारतें और इस निज़ाम का हिस्सा बनना, और फिर एक फरीक के तौर पर ताकि सामने ना अंदरूनी खाना पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने के लिए इस वक्त नून लीग पूरी कोशिश कर रही है, बल्कि वो तमाम जो उनकी मुखालिफ आवाज़ें थी उन्हें भी इकट्ठा करने की कोशिश। आप देखें कि नून लीग के जो बागी अरकान थे, शाहिद खान अब्बासी है, सरदार मेहताब अब्बासी है, वो चौधरी निसार है, मुफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर उमर जो PTI में आते हैं, अब इन सबसे पसे पर्दा जो राब्ते हो रहे हैं, ये मखसूस रिश्ते चीनी इसी रह गई थी। एक मनसूबा जो है वो हर आमिर की प्लानिंग के तहत कि सदर बनने के बाद वफाक समेत सूबों के इख्तियारात हों, मेरी लाठी मेरी ही भैंस। अब खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा मामला मादनियात का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है, और उस पर ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तकसीम करना चाहती है। ये मौलाना फजल रहमानी का जो बयान आपने देखे ना कि 1 हफ्ते के नोटिस पर हुकूमत गिरा सकते हैं, मुल्क आइन की पटड़ी से उतर रहा है, जली असम्बलियाँ, जली हुकूमतें हैं, इस्लामाबाद पर कब्जा करें। वो इस्लामाबाद पर कब्जा कभी भी नहीं करेंगे, सब जानते हैं। अलबत्ता KP पे मौलाना कब्जा जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे। ये मखसूस नशिस्तों के मामले में 12 वजारतें और स्पीकर की सीट मांगने की भी इतलात आ रही हैं। अगर ये हुकूमत ना मानी तो फिर अगली जो हुकूमत KP में सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई अरकान को भी मिलाएंगे, और उसमें परवेज खटक, महमूद खान, ये ग्रुप भी होंगे, आज़ाद ग्रुप, नून लीग, JUI, ANP सारे मिलकर वफाक के हवाले अपना सूबा यानी मादनियात करना चाहते हैं। इस पर भी एक पूरा अलग वीलॉग होना चाहिए, वो करने की कोशिश करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में देखें अली अमीन गंडापुर का इस वक्त अवाम के साथ बदएतमादी का मामला चल रहा है। 3 एहतजाज बिलाशुबा उन्होंने किए, लेकिन 3 नाकाम भी उन्होंने किए। अब इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह अवामी दबाव, वो इस्तीफा दे के फिर फौर तगड़ा वज़ीर आला ले आए और अवाम के साथ जुड़ जाएं। बड़ा आसान हल है, क्योंकि अवाम में जो एतमाद की कमी है वो खत्म हो जाएगी, और हुकूमत बचाने के लिए अगर इन्होंने कोशिश की तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का अलाकार बनना पड़ेगा। उससे तहरीक इंसाफ पार्टी को और सियासत को नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर है ये हुकूमत तो कोई नहीं छोड़ता, लेकिन अवाम में जो बदएतमादी फैल रही है, ये अवाम को निकालने के काबिल खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेंगे। और ये जो 12 साल आपको पता है तहरीक इंसाफ मुसलसल इक़्तिदार में है, इनके इक़्तिदार को इस तरह ख़त्म किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ की जो दोबारा हुकूमत ना आ सके। KP की अवाम बड़ी सख्त है, याद रखें। इसलिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सख्त फैसले करना होंगे, अवाम को जोड़ना होगा, क्योंकि देखिए इक़्तिदार आपके पास हो भी और अवाम ना हो तो वो हालत ऐसी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी आपके सामने है। एस्टैब्लिशमेंट ने अगर PTI की इस KP में हुकूमत खड़ी भी होती है तो वो कभी इस तरह नहीं खड़ी, तोड़ने के लिए खड़ी होगी।
अब इसलिए खान से मुलाकात बड़ी अहम है। खान का नहले पे दहला ज़रूरी है। इन नशिस्तों को, ओहदों को अहमियत ना दे खान, और अपनी सियासत पर नज़र रखें और इस नज़रिए के साथ जुड़े ताकि सियासत भी बचे और सूबा भी बचे। बसूरत दिगर नुकसान, लेकिन इमरान खान को कोई नुकसान इंशाल्लाह नहीं हो सकता, याद रखें। ये जितनी भी लीडरशिप आपको नजर आती है ये इमरान खान की वजह से, इमरान खान इनकी वजह से नहीं है, ये ज़हन में रखें। जहां तक खान की कैद का मामला है वो सब जानते हैं, पार्टी के तमाम रहनुमा जानते हैं, अवाम जानती है कि इमरान खान जब चाहे जेल से बाहर आ सकता है। अगर वो जेल में बैठ के पार्टी को एक जमहूरी अंदाज में मुनज़्ज़म कर सकता है, जो ना नवाज शरीफ कर सका, ना बेनज़ीर भुट्टो कर सकी, ना कोई और रहनुमा, जेल में बैठ के इलेक्शन जीत सकता है 3/4, तो वो जेल के बाहर तो बहुत कुछ कर सकता है। इमरान खान को पता है और वो सारी चीज़ें समझता है। अब अवाम की जो जड़ें हैं, अवाम और खान वो एक पेज पर है। अब भरपूर मुहिम चलाने के लिए वो देखें, हुकूमत मौका दे रही है। इसहाक डार डिप्रेशन से बचने की जो दवाएं दे रहा है, मशवरे दे, क्यों दे रहा है आपको कि दवाएं पड़े डिप्रेशन से? उसे पता है कौन डिप्रेस है। अभी 15 रुपये लीटर का इजाफे की जो पेट्रोल की खबर है, अभी आप देखें डिप्रेशन कहाँ चली जाए। गैस पाकिस्तान की आप इस्तेमाल करें ना करें 50% बिल, यानी 3000 रुपये तो फिक्स होंगे ही होंगे। हाँ, बेशक चूल्हा को हाथ भी ना लगाएं, सोलर आपका लगा भी हुआ, बिल आएगा 200 से 1 यूनिट ऊपर हुआ, 1 यूनिट। आप तो बिजली नहीं इस्तेमाल करते फिलहाल लोग, क्योंकि कुव्वत खरीद से बिल बाहर है। अब जहां इस वक्त गरीब अवाम के साथ ये हो रहा है, अवाम ये भी देख रही है कि 1100 करोड़ के ब्यूरोक्रेट्स के बंगले बन रहे हैं। 600% तनख्वाहें स्पीकर की, 3 लाख से 13 लाख, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन की 500% उसकी, 50% तनख्वाहें फौजी अफसरान की, इनकी पेंशनें भी डबल। सदर, वज़ीर आज़म, तमाम अहदेदारों की तनख्वाहें बढ़ती जा रही है और अवाम की तबाही और बर्बादी, इनकी खाल पे वो छितर दड़ादड़ मारी जा रहे हैं। और अवाम इस वक्त बजाय छितर वाले का हाथ रोकने अपनी खाल मोटी करने के चक्कर में। लेकिन याद रखें, जितनी मर्जी मोटी खाल हो, छितर लगता है ज़रूर से। इन्हें आपके शोर से, उन चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके शोर से खौफजदा है। आपको ये मामला अगर समझ आ जाए, जिस पे हम रोज़ आपसे बात करते हैं, अपने हकूक़ के लिए पुरअमन अंदाज में दुनिया की बाकी अक़वाम ने क्या किया, तो फिर आप जमहूरी पार्टियों के साथ खड़े होंगे। इस वक्त तो देखें, अवाम को चेह से चिड़िया बनाया जा रहा है। 35 रुपये लाइसेंस की फीस हटा के 700 रुपये बिलों में डाल दी, क्योंकि इन्हें ना पाकिस्तान की ना पाकिस्तानियों की फिक्र। इसके लिए आपको खुद सोचना होगा। ये जितने लोग सुनते हैं बात, आगे इसको फैलाया करें। फिर बात करते हैं जी गर्मियों की, क्यों बैठे उदास गर्मियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मुझे पता है शेर सर्दी होगा, लेकिन गर्मियों का मैंने मौसम के एतबार से किया है। अब आप इस बात को समझें कि क्यों आप बिजली में गर्मी में बैठे रहते हैं। बहरहाल अभी सोशल मीडिया बदबख्त भी, आपको पता है मरीम नवाज साहबा के ऊपर घिनौने इल्ज़ाम, इंडियन मीडिया उसकी बात कर रहा हूँ। जनरल रानी, जनरल जया के साथ शर्मीले अंदाज के तड़के, ऐसे ऐसे घटिया बातें कर रहे हैं। मैं वो वीडियो देख के बड़ा अफसोस हो रहा था कि जिनका 51 साल मरीम का अफेयर चल रहा है, ये हुकूमतें बना रही हैं, हुकूमतें गिरा रही हैं, इमरान खान को जेल में डाला है, और ये आर्मी चीफ के हवाले से इल्ज़ाम, ये बड़े अफसोसनाक मामला है। किरदार कुशी हो रही है। मरीम नवाज़ खातून है, इंडियन मीडिया को शर्म आनी चाहिए। हमारे सैयद आर्मी चीफों को आपसे कुरान इस तरह की गलाजत पर फेंकते हैं। ये मोदी को पर फेंके ना इस तरह के इल्ज़ाम। पहले भी इन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम मरीम साहिबा पे इस तरह के लगाए हैं, घटिया इल्ज़ाम है। ऐसी इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। ये मैं इसको कंडेम करता हूँ बुरी तरह। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।